विषय को हम इस प्रकार शुरू करते हैं कि हमारे प्राचीन समय में जो वेद होते थे हमारे, उन्हें श्रुति कहा जाता था। श्रुति का अर्थ होता है जिसका ज्ञान सुन करके हुआ हो। हमारे योगियों ने, हमारे ऋषियों ने ध्यान की अवस्था में उस ज्ञान को प्राप्त किया, इसीलिए वेदों को ईश्वरकृत कहा जाता है, क्योंकि ईश्वर की प्रेरणा से ही वो ज्ञान योगियों को और ऋषियों को ध्यान की अवस्था में प्राप्त हुआ। उस ज्ञान को योगियों ने, ऋषियों ने लिपिबद्ध नहीं किया, यानी कि उसको लिखा नहीं। उन श्लोकों को ध्यान की अवस्था में सुन करके उन्होंने याद कर लिया और उसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों को उस ज्ञान को दिया और उनके शिष्यों ने भी उस ज्ञान को ज्यों का त्यों याद कर लिया। यानी कि आप समझें, संस्कृत, वो भी इतनी ज़्यादा गूढ़ विषय, गूढ़ संस्कृत, जिसमें कि कितने ही वैज्ञानिक विषय और कितने ही सिद्धांत वेदों में बताए गए हैं, और उनको एक बार में सुन करके याद कर लेना 20,000 से ज़्यादा श्लोकों को, ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये अति विलक्षण, अति प्रखर बुद्धि की बात है। ये स्मृति ऐसी है कि जैसे आपने बस कुछ सुना और वो जीवन भर के लिए आपके मस्तिष्क में रह गया। ऐसा क्यों होता था? अब इस विषय को समझें। हम ये तो नहीं कहेंगे कि आप इन नियमों को अपने जीवन में धारण करते हैं और उस स्तर की आपकी स्मृति हो जाएगी, क्योंकि हमारे ऋषि, हमारे योगी अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी कर लेते थे, वो बाहरी विषयों से हट जाते थे, ब्रह्मचर्य का निष्ठा से पालन करते थे, तो उनकी मानसिक क्षमताएं बहुत अधिक बढ़ जाती थी। क्योंकि आपकी मानसिक क्षमताओं का जो शत्रु होता है वो डिस्ट्रैक्शन होता है, वही आपकी स्मृति को खराब करता है। अगर आप पूर्ण एकाग्र हो जाए तो स्मृति अपने आप बढ़ जाए। तो उस स्तर की नहीं, लेकिन आप समझें, नियमों का पालन करते हैं तो आपको कुछ ही समय में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। सबसे पहला हमारा जो विषय यहाँ पर आता है वो है किसी भी विषय को विजुअलाइज करना। आप इसे ऐसे समझें कि आप किसी चित्र को अगर देखते हैं तो वो आपको सबसे ज़्यादा याद रहता है। आपने किसी बात को सुना, आपने किसी बात को पढ़ा, और पढ़ करके आपने अगर उसका चित्रण अपने दिमाग में नहीं किया तो उसके याद रहने की संभावना उतनी नहीं है जितनी कि अगर आपने किसी विषय को पढ़ करके उसका चित्रण कर लिया, मन में उसकी एक स्टोरी बना ली, तो आप समझे कि वो विषय आपको बहुत ज़्यादा याद रहेगा। और हमने इस बात को देखा है कि हमारे प्राचीन समय की शिक्षा प्रणालियों में बहुत सारे उदाहरण दिए जाते, बहुत सारे दृष्टांत बताए जाते, बहुत सारी कहानियाँ बताई जाती जो हमने भी खुद पढ़ी है हमारे गुरुओं से, और उनके कारण वो विषय इतने अच्छे से याद हो जाते हैं कि हम आज भी उन स्टोरीज के माध्यम से, उन दृष्टांतों के माध्यम से पूरा विषय हमें अच्छे से याद रहता है। हम कभी मंच पर होते हैं, हम बोल रहे होते हैं, तो वो चीज़ें हमें याद आती हैं, एक स्टोरी याद आ जाती है, और उसके माध्यम से जो उसके पीछे की सीख थी, जो उसके पीछे की सारा ज्ञान था, जो बातें थी, वो भी स्मृति पटल पर आ जाती हैं और हम उसको अग्रेषित कर पाते हैं। तो आप समझें कि आप जो भी कुछ पढ़ रहे होते हैं उसको स्टोरी के फॉर्म में आपको अपने मस्तिष्क में चित्रित करना होता है। तो हमारा जो पहला विषय हुआ कि आप कभी भी आगे कुछ भी पढ़ रहे हैं, जो बात आपको ध्यान रखनी है उसको एक चित्र से जोड़ें, उसको एक स्टोरी से जोड़ें, और आप देखेंगे कि आपको वो विषय बहुत ज़्यादा याद रहेगा, आप उसे भूलेंगे नहीं। पहली बात ये है। दूसरा विषय ये है कि किसी भी विषय को आपको टुकड़ों में विभाजित करना है। यानी कि एक पूरा विषय आपके सामने है जिसको आपको याद करना है, एक पूरा पेज है, एक पूरा पैराग्राफ है, कोई भी उत्तर है जो लंबा है, उसको अगर आपको याद रखना है तो उसको टुकड़ों में विभाजित कर लें। हमने ऐसा देखा है कि ऐसा करना बहुत ज़्यादा उपयोगी रहता है। संस्कृत में इसे अन्वय कहा जाता है, यानी कि विषय को, जो भी संस्कृत का श्लोक कोई भी है, उसको अलग अलग से विभाजित करके सही क्रम में लेकर के आना होता और फिर उसको पढ़ करके समझना होता। और जो कोई कठिन विषय होता, कोई कठिन श्लोक होता जिसमें कि गहरी सीख छुपी हुई होती, उसको हम अलग अलग खंडों में विभाजित कर लेते और फिर एक एक शब्द को समझते। अगर एक एक शब्द को अलग अलग करके ना समझते तो हम उसे समझ ही नहीं सकते थे। इसका भी मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे आपके सम्मुख ये श्लोक है, ये है व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन आलब्ध भूमिकत्वान वस्थित्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। अब ये इस तरीके से है कि एक फ्लो में है, एक लाइन में पूरा ये श्लोक है, इसके बीच में कोई अंतर नहीं है। अब जो का त्यों अगर हम इस श्लोक को समझने की कोशिश करते हैं तो ये वास्तव में हमारे लिए कठिन हो जाएगा। लेकिन जब हम इस श्लोक को अलग अलग टुकड़ों में विभाजित करेंगे, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति,
भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत, अनवस्थिति, इस तरीके से जब हमने इसके एक एक शब्द को अलग अलग कर दिया तो अब एक एक शब्द का अलग अलग से अर्थ को समझने में और क्या उसका आशय है, क्या उसके पीछे की सीख है, क्या उसके पीछे का ज्ञान है, उसको समझने में आसानी हो जाएगी। और जब एक बार वो विषय पूरा समझ में आ जाएगा तब हम उसको एक बार में पढ़ेंगे, एक बार में देखेंगे, एक बार में प्रेरणा लगी, संकेत दिमाग में आया तो तुरंत वो पूरा विषय याद में आ जाएगा। तो ये क्या हो रहा है कि हमने एक विषय को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया और उसके बाद उसको एक करके हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो ये भी किसी भी विषय को याद रखने का बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा और सरल तरीका होता है। तो ये हमारा दूसरा विषय है। अब आप यहाँ पर तीसरे विषय को समझे और तीसरा विषय है कि आप ऐसे पढ़ें जैसे कि आपको किसी को पढ़ाना है, समझाना है। इस तरीके से, इस दृष्टिकोण से जब आप पढ़ते हैं तो जो एक विषय है उस पर आपका विश्लेषण गहरा हो जाता है। आपका मस्तिष्क लापरवाह हो जाता है जब आपने पढ़ा और बस मुझे ठीक ठाक समझ में आ गया। आप उसके पॉइंट्स को एक साथ जोड़ते नहीं हैं। आप ये नहीं देखते हैं कि सामने वाले को कैसे सिखाया जा सकता है, कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है। और आप जो अपनी परीक्षा देते हैं, आप वहाँ पर किसी विषय को समझाते ही हैं, पढ़ाते ही हैं, एक तरीके से ऐसा समझ लें। क्योंकि आप जैसा पुस्तक में लिखा हुआ है ज्यों का त्यों परीक्षा में जाकर के वैसा नहीं लिखते हैं। आप अपने तरीके से उस विषय को प्रस्तुत करते हैं। और क्योंकि आपने साल भर में वैसा अभ्यास नहीं किया होता है कि कैसे इस विषय को हमें प्रस्तुत करना है अपनी बुद्धि, अपने शब्दों के माध्यम से, तो वो सही तरीके से नहीं हो पाता है और विषय उतना याद भी नहीं रहता है। तो अगर आप इस बात का अभ्यास करते हैं कि आपको किसी को कोई विषय समझाना है, मात्र पढ़ना नहीं है, मात्र समझना नहीं है, समझाना भी है, तो आपके दिमाग में ऐसा बैठेगा वो विषय कि कभी भूलेंगे नहीं। ये आप समझे हमारा तीसरा विषय है। तो संक्षेप में ही हमने इन 3 विषयों को आपके साथ साझा किया जो कि नियम है। इससे आगे हम अभ्यास समझेंगे, लेकिन ये नियम अति महत्वपूर्ण है। इनको महत्वपूर्ण समझ करके आपको अपने जीवन में धारण करना है। और देखेंगे अगर इन 3 बिंदुओं का ध्यान रखते हुए आप कुछ भी चीज़ पढ़ेंगे, आपकी स्मृति से वो निकलेगी नहीं। तो आपको ये विषय ठीक से समझ आ गया होगा, ऐसी अपेक्षा है। अब आप आगामी विषय को समझें। तो पूर्व के जो हमने नियम बताए हैं आपको, उनको धारण करना है जीवन में। और अब आप कुछ तीव्र गति से इन आगे के अभ्यासों को भी समझ लें, ये कैसे आपको लाभ दे सकते हैं। सबसे पहला विषय हमारा ये है कि आप अपने बैठने की स्थिति सुधारें। जिस तरीके से बैठ करके आप पढ़ते हैं वो गलत होता है। कई बार हमने देखा है कि व्यक्ति लेट कर पढ़ रहा है, लेटा है और पढ़ रहा है। आप समझे कि वो आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप अपना समय नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो आराम का समय नहीं है, वो सजगता, एकाग्रता को बढ़ाने का समय है। जैसी आपकी शारीरिक स्थिति होती है उसका आपके मन पर भी प्रभाव होता है। आप कमर को झुका करके उदास होकर के ऐसे बैठ जाएं, भले ही आपको कोई मानसिक समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़ी देर बाद बड़ा ही बुरा सा अनुभव करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपकी शारीरिक स्थिति वैसी है। और अगर आप सीधे होकर के बैठते हैं आत्मविश्वास के साथ, तो स्वतः ही आपकी मानसिक स्थिति वैसी होगी। शारीरिक स्थिति का मानसिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। लेट करके पढ़ रहे हैं, टेढ़े होकर के पढ़ रहे हैं, तकिया लगा करके पढ़ रहे हैं, बात ठीक नहीं है। सुखासन में बैठे या सिद्धासन में भी बैठ सकते हैं। और उसके बाद हम आगे थोड़ा सा ऊंचा स्थान बनाते, एक लकड़ी का स्टैंड हम अपने सामने रखते और उस पर हम किसी पुस्तक को, ग्रंथ को रखते और उसके बाद हम उसको पढ़ना शुरू करते। कमर को सीधी रखते। अब आप अगर भूमि पर रख लेंगे पुस्तक को तो थोड़ा कठिन हो जाएगा, आगे झुकना पड़ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ऊंचा स्थान बना लिया आगे। इस तरीके से बैठ करके हम पढ़ते तो सजगता बनी रहती, एकाग्रता बनी रहती, शारीरिक स्थिति का सीधा प्रभाव मन पर पड़ता, स्पाइन आपकी सीधी रहती है जब, तो आप अलर्ट रहते हैं। आप कमर झुका करके बैठ जाएं, थोड़ी देर बाद आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप पढ़ रहे हैं कमर को सीधा करके बैठें। दूसरे स्थान पर आपको प्राणायाम का अभ्यास करना है। प्राणायाम में 3 प्राणायाम हम आपको कहते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम। इन 3 प्राणायामों का अगर आप निरंतर अभ्यास करते हैं,
बहुत ही सुंदर लाभ देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय कर देते हैं, आपको रिलैक्स कर देते हैं, कोर्टिसोल हार्मोन जो स्ट्रेस हार्मोन होता है उसको कम करते हैं, आपके खुशी वाले जो हार्मोन होते हैं उनको ये आपके शरीर में बढ़ाते हैं, आपकी अलर्टनेस बढ़ती है, आपकी सक्रियता बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है। बहुत सारे लाभ आपको प्राणायाम के अभ्यास से देखने को मिलेंगे। कितनी ही स्टडीज भी करी जा रही हैं और पाया जा रहा है कि जो वैदिक सिद्धांत हैं, जो योगिक सिद्धांत हैं, वो पूर्ण रूप से प्रासंगिक हैं, वो कार्य करते हैं। और आप अगर इनका लाभ नहीं ले रहे हैं तो समझें कि आप अपनी एक बहुत बड़ी धरोहर से अनभिज्ञ हैं, वंचित हैं। तो आपको इन 3 प्राणायामों का अभ्यास करना है। अगर अभी हम पूरी विधि बताएंगे तो वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा, तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक साझा करवा रहे हैं तीनों ही प्राणायाम के। आपको ये तीनों वीडियो देख लेनी है और प्रातःकाल आपको इन तीनों प्राणायाम का अभ्यास करना शुरू कर देना है। ये बहुत उपयोगी रहेगा आपके लिए। अब अंतिम हमारा विषय है ध्यान का अभ्यास करना शुरू करें। जैसे कि हमने शुरू में ही कहा कि हमारे योगियों ने ध्यानस्थ अवस्था में वेदों जैसे विशद ज्ञान को अर्जित किया, तो आप समझें कि ध्यान परम उपयोगी है। ये आपको अंतर्मुखी करता है। जो आपकी इंद्रियां बाह्य सांसारिक विषयों के प्रति आसक्त होकर के उनकी तरफ ही भागती हैं, ये वहां से हटा करके आपकी चेतना को अंदर लेकर के आता है। आप एकाग्र हो जाते हैं। तो आप इसको बिल्कुल भी यूं ही ना समझें, आप इसको अति महत्वपूर्ण समझ करके ध्यान का अभ्यास करें। कैसे ध्यान करना है? शुरुआती विषय में ध्यान नहीं होता, शुरुआती विषय में होती है धारणा, यानी कि किसी एक स्थान पर अपने मन को लगाना। ये 2 अभ्यास हैं जो कि आपके लिए कार्य कर सकते हैं। पहला अभ्यास है त्राटक का अभ्यास। आप त्राटक करते हैं तो आप अपनी एकाग्रता को एक जगह पर बांध रहे हैं। जब आप त्राटक के अभ्यास में होते हैं तो देखेंगे कि मन अपने आप ही ठहरना शुरू हो गया है। त्राटक के विषय में हमने पहले विस्तृत मार्गदर्शन किया है, लिंक साझा करवा रहे हैं, देख लें, क्योंकि ये आपकी आंखों के लिए, स्मृति के लिए, आपके मस्तिष्क की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बहुत सुंदर अभ्यास है। करना बहुत आसान है। तो त्राटक का अभ्यास आपको करना है। इस प्रकार से आप सिद्धासन की स्थिति में बैठ जाते हैं। इस प्रकार से बैठने के बाद आपको अपनी सांसों की तरफ ध्यान लेकर के जाना है और सांसों को देखना है, किस प्रकार से सांसें शरीर में अंदर प्रवेश कर रही हैं, किस तरीके से बाहर निकल रही हैं। पूरी एकाग्रता वहीं पर बनाए हुए हैं आप। इस तरीके का आपका ये अभ्यास होगा, इससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। दूसरा अभ्यास, आप भूमध्य में, यहाँ पर दोनों भुवों के मध्य में अपनी एकाग्रता को लेकर के आते हैं और यहाँ पर ध्यान लगाते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है, उपयोगी है। ये अभ्यास भी आप कर सकते हैं। सीधे होकर के बैठ जाएं और यहीं पर जो आपका त्रिनेत्र का स्थान, आज्ञा चक्र का स्थान है, यहाँ पर अपनी सजगता, एकाग्रता को लेकर के जाएं। ये उपयोगी रहेगा। और जो अंतिम हमारा ध्यान की जो विधि है वो है स्वरूप ध्यान। आप अपने इष्ट की एक छवि बना लें, उसको मन ही मन अंतः आकाश में विकसित करें और निरंतर उसको देखते रहें, आंखें बंद रखें। ये जो स्वरूप ध्यान है, इसको भाव के साथ करना होता है, प्रेम के साथ करना होता है। ये भी बहुत ही उपयोगी है। ये आपके अंदर सात्विक गुणों को विकसित करता है, आपके मन को शुद्ध करता है और बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। तो इस तरीके से आप अगर ध्यान के अभ्यास करते हैं तो ये भी आपके लिए उपयोगी रहेंगे। इतना ही हमारा आज का ये मार्गदर्शन था। अपेक्षा है ठीक से पूरा विषय समझ में आया होगा। आप इस मार्गदर्शन को अन्य बंधुओं तक भी साझा करें, जिससे कि सभी इससे लाभ ले सकें, अपने जीवन में भी धारण करें और इससे लाभ उठाएं। आज के लिए आपके लिए यही प्रेरणा, यही मार्गदर्शन। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर निरंतर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।